तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले मैच की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या शानदार मैच था और क्या क्लाइमैक्स था। हालांकि ये टेस्ट मैच ओवल में लगभग हम लोग कल जीत रहे थे। 370 के आसपास रन बनाना इस ग्राउंड पर लास्ट 120 ईयर्स में, 120 सालों में कभी हुआ नहीं, किसी ने चेस किया नहीं। लेकिन कल जिस तरीके से ब्रुक्स एंड रूट्स ने बैटिंग की और उसके बाद लगा था कि अभी शायद मैच हमारे हाथ से निकल गया। 6 विकेट गिरे और सिर्फ 55 या कुछ रन बाकी थे। आज लास्ट डे था और आज का जो मैच था, हालांकि कल ब्रुक्स का अगर कैच पकड़ लेते सिराज तो शायद कल ही मैच खत्म होता, लेकिन लिखा कुछ और था। आज पल पल का जो रोमांच था और जिस तरीके से इस गेम में लास्ट में क्रिस वोक्स एक टूटे हुए हाथ के साथ बैटिंग करने के लिए आते हैं। अगर हालांकि उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, नॉन स्ट्राइकर पर ही रह गए, लेकिन वो एक हाथ से शायद बैटिंग करते हैं, क्योंकि दूसरा हाथ तो उनके शर्ट के अंदर था। तो उनके भी स्पोर्ट्समैनशिप के इस जज्बे को सलाम क्रिस वोक्स के। और मोहम्मद सिराज ने क्या गेंदबाजी की। पहली इनिंग में 4, दूसरी इनिंग में 5 और 7 दिया उनका प्रसिद्ध कृष्णा ने। 4-4 विकेट दोनों इनिंग में और सिर्फ 6 रन से ये टेस्ट मैच हम जीत गए। और इस तरीके से 5 टेस्ट मैच का ये सीरीज़ एंडरसन गावस्कर ट्रॉफी 2-2 से बराबर हुआ। और मुझे लगता है यही बेस्ट रिजल्ट था इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमों ने लाजवाब खेला। हालांकि इससे पहले का जो टेस्ट था, जो ड्रॉ कराया हमने, वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुल मिलाकर हमने 5 टेस्ट में सेशंस ज़्यादा जीते थे, लेकिन इंग्लैंड एन वक्त पर 2 टेस्ट जीत गई थी। नई टीम, गिल की कप्तानी में पहला सीरीज़, बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा दौरा, और रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, 3 नामी खिलाड़ी के गैर मौजूदगी में पहली बार ये टीम वहाँ गई। बुमराह भी इस टेस्ट में थे नहीं। हालांकि इस पूरे 5 टेस्ट की सीरीज़ में जो 2 टेस्ट इंडिया ने जीते, वो दोनों उसमें बुमराह नहीं खेल रहे थे, तो वर्कलोड कम करने के लिए उनको बिठाया गया। हालांकि मुझे लगता है कि इंग्लैंड की भी फास्ट बॉलर, इंडिया से भी प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर आकाश हों या फिर सिराज हों, सभी ने टेस्ट मैच खेले। तो वर्कलोड के नाम पर इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच में आराम देना, ये पता नहीं कितना सही है। मुझे तो नहीं लगता एक खिलाड़ी के तौर पर उनको आराम दिया जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट सीरीज़ अब टेस्ट के बाद अभी तो आराम ही आराम था। लेकिन खैर, अंत भला तो सब भला, और इंडिया ने दिल खुश कर दिया। आज वाकई चमत्कारिक जीत। 6 रन, इधर से उधर कभी भी कुछ हो सकता था, लेकिन शानदार टीम परफॉर्मेंस, टीम इंडिया वेल डन। और तमाम भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को बहुत बहुत मुबारक। तो ये तो रही क्रिकेट की बात, चूँकि दिल में है क्रिकेट तो ज़ुबान पर आ ही जाएगा, उसके बिना बोले हुए तो रह नहीं सकता हूँ। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 6ठा दिन था खुदाई का धर्मस्थला में। उस कंप्लेनेंट, विसिल ब्लोअर, सफाई कर्मचारी के बयान के बाद जिसने कोहराम मचा रखा है। 29 जुलाई को खुदाई शुरू हुई थी। 29, 30, 31, 1, 2, 3 संडे 3 को खुदाई नहीं हुई। पहली बार एक ब्रेक लगा। उसकी वजह ये थी कि शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ लोग नहीं थे और कुछ परमिशन की ज़रूरत थी, तो कल एक दिन ब्रेक, गैप, और आज 6ठे दिन की खुदाई शुरू हुई। ठीक सुबह 10 बजे एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम, डॉक्टरों की टीम, मजदूर, एसओसी यानी क्राइम सीन ऑफिसर्स, ये लोग मौके पर पहुंच गए। पहले 6 दिनों में, मतलब 5 दिनों में, साइट नंबर 1 से लेकर साइट नंबर 10 तक की खुदाई हो चुकी थी। और इनमें से सिर्फ साइट नंबर 6 में अब तक कंकाल के अवशेष मिले थे। आज साइट नंबर 11 की बारी थी। सुबह पहुंच गए। सड़क के किनारे बाकायदा तंबू वंबू, पर्दे वर्दे लगा दिए गए ताकि पर्दे के पीछे खुदाई हो। लेकिन तभी एक पहली बार इन 6 दिनों की खुदाई में एक चीज़ हुई। जो विसिल ब्लोवर सफाई कर्मचारी है, उसने एसआईटी की टीम से एक रिक्वेस्ट किया, वो ये कि सर, मैंने जहाँ जहाँ पहली किस्त में आपको लोकेशन बताया, साइट बताई है खुदाई के लिए, साइट नंबर 13 तक, तो एक काम कीजिए, जहाँ जहाँ आपने मार्किंग की है, सिर्फ उस जगह की खुदाई मत कीजिए, बल्कि उसके 100 फीट के आसपास की खुदाई कीजिए, 100 मीटर। तो जब इस आज जो 11 नंबर लोकेशन था, साइट थी, वो बिल्कुल हाईवे के किनारे, अगर आप विजुअल में देखेंगे तो उसने कहा नहीं, आप 100 मीटर दूर कीजिए। बरसों पुरानी बात हो गई, उसकी भी थोड़ी बहुत याददाश्त तो कम हुई होगी। बहुत सारी चीज़ें बदल गई, जंगल ज़्यादा हो गया, सड़कें बन गई।
तो खैर एसआईटी ने उसकी बात मान ली और कहा ठीक है हम 100 मीटर आगे खुदाई करेंगे। जो पहले से लोकेशन तय था वहाँ खुदाई नहीं हुई, 100 मीटर दूर। अब ये 100 मीटर जो दूर था वो सड़क के किनारे एक पहाड़ी और जंगल। अब पूरी टीम एसआईटी की, मजदूरों की, फॉरेंसिक टीम जो सारा तामझाम लगाया इन्होंने उसके बाद हटाया, उसके अब पहाड़ी पे चढ़े और जंगल के अंदर गए 100 मीटर दूर साइट नंबर 11 के लोकेशन से 100 मीटर दूर। वहाँ जाकर खुदाई शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मौजूद जर्नलिस्ट बाकी लोगों ने देखा कि 2 बोरियाँ वहाँ अंदर मंगाई गई। पता चला उन दोनों बोरियों में सॉल्ट यानी नमक था। अब किस लिए मंगाई पता नहीं। आमतौर पर जो भी खुदाई हो रही वहाँ मौसम बारिश भी है, तो शाम अंधेरा होते से पहले ही होने से एसआईटी की टीम खुदाई का काम बंद कर देती है। लेकिन आज शाम हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन एसआईटी की टीम जंगल से बाहर नहीं निकली। खुदाई का काम चल रहा था, शायद वो आज लाइट वाइट लेकर भी गए थे। खैर खुदाई चलती रही। दूसरी बार आज एसआईटी को कामयाबी मिली। फर्स्ट साइट नंबर 6 से, सेकेंड टाइम आज साइट नंबर 11 से। साइट नंबर 11 में इस विसल ब्लोवर या सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर तय जगह से 100 मीटर दूर जब खुदाई की गई तो वहाँ कुछ फीट गहरे गड्ढे के अंदर से पहले लाल रंग की एक साड़ी मिली जो फटी हुई थी। इसके बाद जो इंसानी कंकाल हैं उसके कुछ अवशेष, कुछ हड्डियां बरामद हुई। तो 11 साइट्स में से ये दूसरी कामयाबी थी। हड्डियों का मिलना, साड़ी का वहाँ से पाया जाना। फॉरेंसिक टीम ने उसको अपने कब्जे में लिया। नमक की बोरियां क्यों गई हैं अभी शायद कल तक पता चल जाए। लेकिन इसको क्या कहेंगे कि आज पहली बार सफाई कर्मचारी ने साइट से 100 मीटर दूर कहा और एसआईटी की टीम मान गई और फिर वहाँ खुदाई हुई और आज वहाँ से हड्डियाँ बरामद हो गई। साइट नंबर 11 का काम आज भी जारी है, लेकिन 12 को आज टच नहीं किया गया। अब सिर्फ पहली किस्त में 2 जगह बचे हैं, साइट नंबर 12, साइट नंबर 13। उम्मीद यह है कि शायद साइट नंबर 12 पर कल खुदाई हो और 13 सबसे इम्पॉर्टेंट है इस फर्स्ट फेज़ में, पहली किस्त में, क्योंकि 13 नंबर साइट वो है जो इस सफाई कर्मचारी के मुताबिक जहाँ सबसे ज़्यादा मांस बरेल या लाशें दफनाई गई हैं उसके हिसाब से लाइन से लाशें बिछाकर दफनाई गई। अब ये खुदाई होगी तो पता चलेगा। करीब 18-19 साल तो हो चुके हैं। इस दौरान में सच्चाई सामने आने के बाद कहाँ हैं, कहीं वहाँ से लाशें गायब तो नहीं की गई, ये सारी बातें खैर बाद में सामने आएंगी। तो साइट नंबर 11 सेकंड ऐसी साइट हुई जो 6 के बाद जहाँ से इंसानी अवशेष मिले, हड्डियाँ मिली हैं। इन्हें भी फॉरेंसिक लैब कल भेज दिया जाएगा। जो पहली भेजी गई अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि पहली साइट से जो मिले हैं ह्यूमन रिमेन्स, हड्डियाँ, वो शायद 35 से 40 साल पुरानी है। अब कहा जाता है कि धर्मशाला में पिछले 4 दशकों से इस तरह के मामले चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तभी ये बताया जा सकता है। तो खैर साइट नंबर 11 की तो कहानी ये रही। इसके अलावा दूसरी आज बड़ी अहम चीज़ हुई, 2 और। एक, जब से ये नया गवाह आया है अपना सफाई कर्मचारी, जिसको एक्स भी कहते हैं कोड नेम, कंप्लेनेंट है, काले मास्क में पूरे देश में इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसके सामने आने के बाद बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ी है। कई लोग पुलिस में कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं और एक नया गवाह अब सामने आया। इस नए गवाह का नाम है जयंती टी। जयंती टी ने पुलिस में एक कंप्लेंट दी है। उसने कहा कि मेरा हौसला इसलिए बढ़ा है कि एसआईटी को इस मामले की जांच सौंपी गई इतने बरसों बाद और एसआईटी कुछ ना कुछ सच्चाई सामने ले आएगी। तो पहले हम सब डरे हुए थे, लेकिन अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एसआईटी को कांटेक्ट किया और एसआईटी ने कल मुझे बुलाया कि आप आकर अपना बयान दर्ज करें, क्योंकि खुद एसआईटी ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी हो तो शेयर कीजिए। तो जयंती टी, इन्होंने हमारे रिपोर्टर से भी बात की, सगैरात से। इनका स्टेटमेंट ये है, इनका दावा ये है कि करीब 15 साल पहले धर्मस्थला गांव में एक रोज़ इन्होंने देखा कि एक उसी पूरे रेडियस इलाके में 13 या 14 या 15 साल की एक लड़की होगी जिसकी लाश पड़ी हुई है झाड़ियों में। वो कोई डूबने से भी मौत नहीं हुई, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि जिस जगह लाश थी, लाश के कपड़े गायब थे, लाश कुछ दिन पुरानी थी। उन्होंने जब देखा तो उन्हें लगा कि यह कत्ल का मामला है।
वो फ़ौरन पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा साहब वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा भाई अब कंप्लेंट लिखेंगे, पोस्टमार्टम होगा, तहकीकात होगी। लेकिन जयंती टी हैरान रह गया। पुलिस वालों ने कहा कि तुमने हमें बता दिया, अब तुम जाओ, ज़्यादा अपना मुंह मत खोलो। उल्टा धमकाया, हड़काया, भगा दिया। इसके बाद उस लाश को वहीं पास में दफना दिया, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। जबकि जयंती टी एक चश्मदीद, एक आई विटनेस थे और उनके हिसाब से उस बच्ची का कत्ल हुआ था और शायद कत्ल से पहले उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखा, एफआईआर भी नहीं, पोस्टमार्टम भी नहीं। जयंती टी का ये दावा है कि उनको वो जगह आज भी मालूम है जहां उस लड़की की लाश को दफनाया गया और एसआईटी को बयान देंगे और एसआईटी अगर चाहे तो वो उस जगह पर ले जाकर वहाँ की खुदाई कराकर उस लड़की के अवशेष वहाँ से बरामद करवाएंगे। अब जयंती टी के इस दावे के बाद एसआईटी ने बुलाया तो है उन्हें। जयंती टी ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इस धर्मस्थला गांव के आसपास ऐसी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं और वो खुद जानते हैं। लेकिन यहाँ के लोग डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ कुछ ताकतवर लोग हैं, कोई भी मुंह खोलता है उसके परिवार का कोई ना कोई गायब हो जाता है या खुद मुंह खोलने वाला गायब हो जाता है, और इसीलिए सब खामोश हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से मीडिया, नेशनल मीडिया, ये सारी चीज़ें एक एक कर दिखा रहे हैं, एसआईटी का गठन हुआ है, तो अब लोगों का डर धीरे धीरे दूर हो रहा और वो सब एक एक कर अब सामने आ रहे हैं। तो सफाई कर्मचारी के बाद ये दूसरे गवाह हैं मिस्टर जयंती टी, जिन्होंने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि वो एक विटनेस है। 13 से 15 साल की उम्र की एक लड़की की लाश जिसका कत्ल हुआ था और पुलिस ने बिना एफआईआर लिखे हुए उसे वहीं दफना दिया, पोस्टमार्टम तक नहीं किया था। तो ये तो दूसरी जानकारी। एक और आपको याद होगा, अभी बताया था कुछ दिन पहले कि लोअर कोर्ट में जब भी धर्मस्थला से जुड़ा हुआ कोई भी केस, कोई भी कहानी, स्टोरी कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया में छपती है, दिखाई जाती है, तो फ़ौरन कुछ लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट हैरत अंगेज तौर पर वहाँ से ऑर्डर पास कर देता है कि नहीं आप इसको नहीं दिखा सकते, नोटिस आ जाता है, डिफेमेशन के केस आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक के कोर्ट ने अभी हाल में लास्ट वीक 8,283 के आसपास, लगभग 8,200 मान लीजिए, न्यूज़ लिंक्स जो अलग अलग यूट्यूब चैनल, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धर्मस्थला में दफनाई गई लाशों, एसआईटी की इस जांच को लेकर जो स्टोरी रिपोर्ट हो रही है, तो वहाँ पहुँचे और वही ताकतवर लोग थे धर्मस्थला से जुड़े हुए, उनके मैनेजमेंट के। तो इस कोर्ट ने अराउंड 8,200 ऐसी स्टोरी लिंक पर बैन लगा दी और कहा आप इसको रिमूव कीजिए, वरना फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और या आपको जेल जाना पड़ेगा। डिफेमेशन अलग, जिस पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा ऐसी कोर्ट से कि आप दोबारा गौर कीजिए क्योंकि ये आज़ादी का हनन है, मीडिया का काम है रिपोर्ट करना, आप उनको कैसे आप बोल सकते हैं कि आप न रिपोर्ट करें। अब जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था वो जज साहब, उनका नाम है विजय कुमार राय। विजय कुमार राय ने धर्मस्थला केस से जुड़े किसी भी मामले में अब सुनवाई के लिए अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर इस लाशों की तलाश या फिर और जो भी धर्मस्थला से जुड़ा हुआ केस होगा, उस केस की सुनवाई वो नहीं करेंगे, उनका कोर्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों हुआ? एक जर्नलिस्ट ने उन्हीं की कोर्ट में एक अर्जी लगाई और ये कहा कि न्याय तब तक नहीं होगा जब तक न्याय करने वाला बिल्कुल पूरी तरह से किसी के सपोर्ट या वो उसमें ना हो। अब उन्होंने ये बताया कि जो जज विजय कुमार राय हैं, ये असल में इसी धर्मस्थला के लॉ कॉलेज से पढ़े हुए हैं और ये लॉ कॉलेज जो SDM लॉ कॉलेज है, ये धर्मस्थला मैनेजमेंट का कॉलेज है। तो उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की SDM लॉ कॉलेज से। उसके बाद जब पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, तो इसी धर्मस्थला मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो इस वक्त धर्माधिकारी हैं, उनके भाई के लिए उन्होंने वकालत का काम भी किया। तो धर्मस्थला मैनेजमेंट से जुड़े रहे, धर्मस्थला के कॉलेज से पढ़ाई की। चलिए, पढ़ाई करने की कोई बात नहीं है, आसपास में जो नज़दीकी कॉलेज होता है वहाँ पढ़ा होता है, आदमी पढ़ता है।
इसका ये मतलब नहीं कि वो उसी के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन धर्म इस्तेलाह से जुड़े हुए केसों की भी उन्होंने एक वकील के तौर पर पैरवी की। अभी जो 8200 लिंक पर सवाल उठा वो भी फैसला उन्होंने दिया। ऐसे और भी कई फैसले उन्होंने धर्म इस्तेलाह से जुड़े हुए दिए। तब आया कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है कि आप जिस ट्रस्ट से, जिस धर्मशाला के मैनेजमेंट के लोगों के करीब हैं, वहाँ से पढ़ाई की, उनके लोगों की आपके लिए आपने वकालत की, तो उन्हीं के ख़िलाफ़ अगर मुकदमा या केस आएगा तो फिर आप कैसे इंसाफ कर पाएंगे। और ऐसा कई नज़ीर हुआ है सुप्रीम कोर्ट या कहीं कि जब कोई ऐसा केस आता है जिसमें सामने वाला अगर कोई भी एक उस जज का जानकार हो, रिश्तेदार हो, या उसके लिए कभी उन्होंने वकील की हैसियत से काम किया हो, तो जज अपने आप को अलग कर लेते हैं कि नहीं, ये मेरे कोर्ट में नहीं होना चाहिए, मैं इसका फ़ैसला नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कल को उंगली उठ सकती कि मैं उसको जानता हूँ, तो इसलिए उसके हक़ में फ़ैसला सुनाया, बेशक न सुनाए तब भी। तो इसी के बाद अब जज साहब ने ये फ़ैसला किया है, जज विजय कुमार राय ने, कि धर्म इस्तेलाह से जुड़े हुए केस की सुनवाई अब वो नहीं करेंगे। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले का असर है जिसमें उन्होंने इन्हीं के कोर्ट से कहा था कि आप 8200 लिंक को जो फैसला आपने दिया हटाइए। रिस्ट्रिक्शन जो है धर्म इस्तेलाह की स्टोरी पर रोक लगाने के लिए बार बार मीडिया को सम्मन भेजने और फिर ये सारी चीज़ें शायद वो है, या फिर इन जर्नलिस्ट साहब ने जिन्होंने ये कहा कि आपका लिंक है वहाँ से, तो न्याय के लिए ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा, इसलिए आप अलग हो जाइए। शायद ये भी हो सकता है। हालांकि कोर्ट में अभी धर्म इस्तेलाह की इन लाशों की तलाश की जो का मुकदमा है इतनी जल्दी अभी जाएगा नहीं। अभी तो 13वीं साइट तक नहीं पहुँचे हैं, कल या परसों पहुँचेंगे। उसके बाद अभी तो इसके बाद करीब करीब 40+ और हैं, क्योंकि 50 से ज़्यादा साइट्स हैं, तो महीना लगेगा। उसके बाद जांच होगी, DNA रिपोर्ट का इंतज़ार होगा, देन चार्जशीट होगी, ज़रूरत पड़ी तो या क्लोज़र रिपोर्ट होगी, जो भी होगी, तब ये मामला लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर सुनवाई होगी। लेकिन एक फ़र्क आया है इस SIT के इस कार्रवाई से कि अब तक जो लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे धर्मशाला मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ कुछ लिखने, पढ़ने, बोलने का, क्योंकि हर खबर पर एक नोटिस, एक सम्मन, एक डिफेमेशन केस, वो चीज़ें रुक गई। लोग अब धर्मशाला के आसपास भी मुंह खोलने लगे हैं, और जो चैनल, सोशल मीडिया या बाकी न्यूज़पेपर इस खबर से अब तक दूरी बनाए हुए थे, अब उन्हें लग रहा है कि हर जगह ये चलने लगा है, तो अब वो भी धीरे धीरे इसको रिपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। और अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे दिल्ली में भी जो नेशनल मीडिया है उसकी भी नज़र अब धर्मशाला पर गई है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन अब हर कोई इसको कवर कर रहा है। और शायद यही वजह है कि अब प्रेशर इतना है कि अब डिफेमेशन और नोटिस से काम नहीं चलेगा, और ये पूरी जांच मुकम्मल हो गई, जो सच आएगा वो सच सबके सामने होगा। तो सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द सच आए, सामने आए। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज बलवान सिंह खेंची साहब, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बलवान सिंह जी। एंड ये भेजा है मनीष खेंची ने, उनके पिताजी हैं बलवान जी, एंड बलवान जी एक्स आर्मी मैन हैं। तो आपको सैल्यूट भी और हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहे, यही दुआ है मेरी। एंड मनीष भाई थैंक यू, क्योंकि इन्होंने अपने फादर के इस बर्थडे विश के लिए लगातार पता नहीं कितने मेल किए थे, तो इससे आपका प्यार भी झलकता है। तो ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे बलवान जी। साथ ही आज लवी बघेल का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे लवी। और ये राधा कृष्णा जी की बिटियाँ हैं। इसके अलावा पूजा पटेल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये राहुल पटेल जी की धर्मपत्नी है। जितेंद्र महादिक जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जी। और ये प्रीति डांगरे जी के पापा हैं, प्रीति ने ये मैसेज भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे जितेंद्र महादिक जी। साथ ही सूरज गुप्ता का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सूरज। और आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। भेजा है इनके भाई हैं सोनू गुप्ता, उन्होंने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।